हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आप लोगों से काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि यार मैं अपने कॉलेज के काम में कुछ बिज़ी हो गया था। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में आ चुका हूं और हमारा सेमेस्टर का कोर्स रजिस्ट्रेशन चालू हो गया था। क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर आपको ऐसा होता है कि हर सेमेस्टर वाइज आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो वही मेरे 7th सेमेस्टर का कोर्स रजिस्ट्रेशन चल रहा था। तो उसी काम में मैं थोड़ा सा बिजी था, क्योंकि सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, एक सही सब्जेक्ट चूज़ करना होता है जो आपको अपने सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो उस काम में थोड़ा सा बिजी हो गया था एक हफ्ते के लिए, तो वीडियोज़ नहीं आ रही थी इसी वजह से। ठीक है, बाकी आज क्लास में हम करने जा रहे हैं हेलोडीन एंड हेलोडीन्स के MCQs क्वेश्चन, जो कि मैंने लास्ट 5 to 10 ईयर्स में जितने भी हमारे, पहले देखो 10 साल में तो नहीं आते थे, लास्ट 5 ईयर्स में जितने भी हमारे MCQ से क्वेश्चन आए मैंने उन सभी को नोट कर लिया है और हम उन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल इसके अंदर आपके 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं एक बात बता दूं, जो मैंने क्वेश्चन करवाने वाला हूं उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहां से आके उसे पहले डाउनलोड कर लेना, हो सके तो उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेना और फिर इस वीडियो पे आना और अपने क्वेश्चन जो आपने निकाला है PDF हार्ड कॉपी उसको अपने सामने रखना और साथ साथ हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो। आपको क्वेश्चन यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, नहीं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप PDF डाउनलोड कर लो और साथ में 7 क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब मेरे साथ सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। मतलब आपको 4 कंपाउंड रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इन चारों कंपाउंड में से आपको ये बताना है कि SN1 रिएक्शन फास्ट कौन देता है। ठीक है, तो सुनो, आपने SN1 की मैकेनिज्म पढ़ रखी होगी, तो उसमें क्या पढ़ा था आपने कि सबसे पहले अल्काइल हैलाइड में से आपका हैलोजन निकल जाता है और आपकी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है और आ जाके कार्बोकटाइन वाले कार्बन पे जाके अटैक करता है। ठीक है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे देख रहे थे SN1 के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन हम SN1 के अंदर देख रहे थे बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। जितना ज़्यादा कार्बोकटाइन स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। कैसे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, मतलब 3 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री कार्बोकटाइन, फिर आपका 1 डिग्री कार्बोकटाइन। ठीक है, और आप इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा SN1 देगा, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड देगा, उसके बाद आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपका SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो 4 देखो, चारों देख लो। तो ये वाला देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये आपका हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा, हेलोजन आकर निकल जाएगा तो आपकी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कार्बोकटाइन बन जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर देखो, जब ये हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा तो आपकी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी ऐसे, ऐसे हो जाएगा आपका कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन CH2+। इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपकी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन है। ये वाला आपका SN1 रिएक्शन नहीं देगा। आपने अगर पढ़ा होगा हेलोडीन्स की प्रॉपर्टी के अंदर कि हेलोडीन्स कभी भी आपका SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, SN1 रिएक्शन कभी भी नहीं देता हेलोएरिन्स। तो ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आपको कैसे, किसमें कंपैरिजन करना है, इन तीनों में करना है कि इन तीनों में SN1 रिएक्शन फास्ट कौन देगा। तो सबने कार्बोकटाइन बना लिया है, कार्बोकटाइन बना लिया है, कार्बोकटाइन बना लिया। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये वाला जो कार्बोकटाइन है ये आपका 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकटाइन। ये आपका 1 डिग्री कार्बोकटाइन है और ये आपका 2 डिग्री कार्बोकटाइन है। ठीक है, तो इसमें ये भी पीछे हो गया अब, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकटाइन पीछे है, SN1 रिएक्शन बहुत स्लो देता है। ठीक है, तो अब कंपैरिजन करना है इसके अंदर और इसके अंदर, ये भी अब आंसर नहीं होगा। ठीक, तो अब कंपेयर करना है C वाले के अंदर और A वाले के अंदर। तो आप ये देख लो, इसके अंदर रेजोनेंस है, देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई। तो ये वाला जो कार्बोकटाइन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, और ये वाला आपका सिर्फ 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, इसमें कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं हो रहा। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन जिसमें रेजोनेंस हो रहा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये वाला कंपाउंड आपका SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट देगा। ठीक है, SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट देगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कंपाउंड A, पहला वाला, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है इसके अंदर, और ये आपका कार्बोकटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दैट्स वाई ये आपका SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। बाकी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे इस तरीके से, ये देख सकते हो, ये वाला आपका 2 डिग्री कार्बोकटाइन, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हेलोडीन्स आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। तो इन दोनों में कंपैरिजन करना था, तो ये तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 3 डिग्री वाला ज़्यादा देता है, मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बिल्कुल नहीं होता। फिर इन दोनों में आप कंपैरिजन कराते, फिर फंस जाते आप, बिल्कुल फिर फंस जाते हैं, क्योंकि ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। फिर आपको कार्बोकटाइन बनाना पड़ता है इसके अंदर और इसके अंदर कार्बोकटाइन बनाना पड़ता, फिर आपको चेक करना पड़ता है किसके अंदर क्या हो रहा है। तो इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो रेजोनेंस वाला आपका ज़्यादा SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। बच्चे यही गलती कर देते हैं, ये वाला आंसर लगा देते हैं और ये वाला आंसर भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी क्लास 11th की थोड़ी सी ऑर्गेनिक वीक है। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आप इसे जब तक नोट कर लो।
तो सेकंड क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बॉन्डेड टू X। ठीक है, तो 4 कंपाउंड दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि हेलोजन, ये वाला जो हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो कार्बन sp2 होना चाहिए। तो इन 4 में से आपको बताना है जो ये हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, तो कौन सा है पता करना है आपको। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, ये आपका हेलोजन है, इस ये हेलोजन किस कार्बन पे है, इस वाले कार्बन के ऊपर है। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडेशन चेक कर लो पहले। तो एक बॉन्ड इसने हेलोजन से बना रखा है, दूसरा बॉन्ड इसने इस कार्बन से बना रखा है, और 2 बॉन्ड इसने अपने हाइड्रोजन से बना रखे होंगे। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड पे आपका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन हो जाएगी वो sp3 हो जाएगी। ओके, देखो अगला वाला, क्योंकि sp3 है तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अगला देखो, ये वाला कार्बन आपका एक हेलोजन से है, दूसरा इसने इस कार्बन से बना रखा है, और तीसरा मतलब इसने हाइड्रोजन से बना रखा हो, और चौथा भी हाइड्रोजन से बना रखा हो। तो इसके भी 4 सिग्मा है, इसके भी 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा पे इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 ही होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। ओके, अगले पे आओ, बहुत बढ़िया। ये वाला देखो, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे है। ठीक है, तो इसने अपने बाकी बॉन्ड एक हाइड्रोजन से बना रखा होगा, बाकी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसने सिग्मा बॉन्ड कितने बना के हैं, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड पे आपका जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है sp2। तो आपको आंसर यहीं पे मिल चुका है। ठीक है, यही इसका आंसर है सी। इसमें देख लो, एक बॉन्ड यहाँ से बना रखा है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से है, 2 हाइड्रोजन से बना रखा होगा। ठीक है, और ये 4 सिग्मा है, और 4 सिग्मा पे हाइब्रिडेशन क्या होती है आपकी sp3। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको ये बताना था हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 होना चाहिए। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, ये लिख लो ना, 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो आपका sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा हो तो आपका sp2 होता है, और आपका 2 सिग्मा हो तो sp होता है। ठीक है, आपके 12th बोर्ड के सारे क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन वाले से इससे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लो। हम अगले क्वेश्चन में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो दोस्तों। लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन है, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, इसकी रिएक्शन कराओ और इनमें से बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। बहुत आसान है। ठीक है, तो आपको एल्काइल हाइड्राइड की रिएक्शन करानी है KCN के साथ। तो आपको पता है ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, K प्लस CN- ब्रेक हो जाएगा, और आपका CN- इस Cl को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और ये निकल जाएगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, CN यहाँ पे आ जाएगा। तो पहला तो किया है इसने, CN हटा दिया, लेकिन ये NC क्यों लगा दिया इसने, मतलब ये कह रहा है इसने CN ने इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो भी NC से। नहीं, अगर KCN है तो आपका Cl हटेगा और CN अटैच होगा। अगर AgCN होता, तो आपका Cl हटता और NC आता अगर AgCN होता, क्योंकि AgCN आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसा होगा। बट यहाँ KCN है, यहाँ से सिर्फ हटना चाहिए, तो यहाँ से तो हटाया इसने, बट यहाँ से इसने हटाया लेकिन NC लगा दिया। पहली बात तो यहाँ से हटेगा ही नहीं क्लोरीन। आप सभी को पता है हेलोएरीन्स, ये क्या है आपका एक हेलोएरीन्स है। ये क्लोरीन आपका जो हेलोजन है ये डायरेक्टली बेंजीन वाले कार्बन पर अटैच है, और आपको पता है हेलोएरीन्स कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, ये निकलेगा ही नहीं। इसका रीज़न आपको पता है, क्यों इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। आपको पता है हेलोएरीन्स कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, ये तो हटना ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती हटने की, तो ये तो बिल्कुल ही आंसर नहीं है। सेकंड देखो, इसने हटाया ही नहीं तो पूरा गलत है, ये पूरा गलत है। ये देखो इसने क्या किया, यहाँ से Cl हटाया, CN लगा दिया और इसको नहीं छेड़ा, मतलब ये आंसर सही है। इसमें देखो क्या किया इसने, ये देखो CN कहाँ से लगा दिया इसने फालतू, ये भी आंसर गलत है। तो इसका जो आंसर है वो CN है। तो बच्चे गलती मत करना, आप इसकी जगह NC मत लगा देना, क्योंकि NC AgCN के लगता है और न्यूक्लियोफिलिक में लगता है, क्योंकि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। बट ये निकलेगा ही नहीं, क्लोरीन यहाँ से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हेलोएरीन्स कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, समझिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको नोट करोगे। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। तो 4th में क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स सी एटम मार्क्ड विद एसिट्रिक स्काइलर। एसिट्रिक का मतलब है ये स्टार, मतलब ये स्टार जिस कार्बन पे बना है वो कैरल है या नहीं। तो आपको मैंने कैरलिटी का क्वेश्चन पहले भी करा रखा है कि आप कैरल कार्बन कैसे पहचानते हो। तो कैरल कार्बन पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर कार्बन की चारों वैलेंसीज, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी पे अगर डिफरेंट कंपाउंड अटैच है तो वो कंपाउंड या वो कार्बन आपका कैरल कार्बन होगा। ठीक है, मतलब देखो ये वाला कार्बन पकड़ो जिस पे स्टार बना हुआ है, इस पे देखो एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, चलो ठीक है, एक दूसरी वैलेंसी पे लगा है ब्रोमीन, तीसरे पे क्लोरीन लगा हुआ है और चौथे पे CH3 लगा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हो, इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इधर हाइड्रोजन, इधर ब्रोमीन, इधर क्लोरीन, इधर CH3। तो ये आपका एक कैरल कार्बन होगा, ये आपका कैरल कार्बन होगा। ओके ठीक है, अगले बढ़ो।
इस कार्बन पे देखो इसने एक डी लगा रखा है, चलो भाई डी मतलब आप हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ना ड्यूटेरियम, वही डी है, तो डी लगा रखा है, एक आयोडीन लगा रखा है, चलो तीसरा क्लोरीन लगा रखा है, और फिर फोर्थ आपका ब्रोमीन लगा रखा है। तो इस कार्बन की भी 4 डिफरेंट वैलेंसीज है, तो ये भी आपका कायरल कार्बन होगा। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आओ। इसने डी से बना रखा है, फिर OH से बना रखा है, CH3 से बना रखा है, और दूसरा C2H5 से। तो आप ये भी देख रहे हो इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इसकी भी 4 वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये भी कायरल कार्बन है। इसमें देखो एक हाइड्रोजन से, दूसरा डी से, तीसरा CH3 से, और चौथा भी CH3 से। तो आप क्या देख रहे हो, इसकी 2 वैलेंसी सेम हो गई, 2 वैलेंसी सेम हो गई। तो ये कार्बन आप कायरल कार्बन नहीं रहा, ये कार्बन आप एक कायरल कार्बन हो गया, एक कायरल। तो कायरल कार्बन पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है, चारों वैलेंसीज अगर डिफरेंट है तो वो कायरल कार्बन है। अगर कोई भी 2 सेम मिल गई या कोई भी सेम हो गया तो आप उसे एक कायरल कार्बन बोलेंगे। तो ये इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला है, आप लोग यहाँ देख अपनी PDF में देख भी सकते हो, मैं बता रहा हूँ। विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। तो अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन SN1 पे ही किया था, मतलब आपको बताना है इन चारों कंपाउंड में से SN1 रिएक्शन फास्ट कौन देगा। तो SN1 आपका बहुत सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शन SN1 के अंदर क्या आप डिपेंड करती है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और फिर आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, इस तरह से आपको देखना है। तो ये वाला एल्काइल हैलाइड देखो, ये आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, ये वाला आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और ये आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो सबसे ज़्यादा कौन देगा, आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये सारे CBSE बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं ना, वो करवा रहा हूँ मैं, अपनी मर्जी से नहीं करवा रहा, ठीक है। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। केमिस्ट्री में 100/100 लाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आपने देखा 3 डिग्री एल्काइलाइड सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन देगा। अगर देखो फिर अगर मतलब आप वैसे भी देख सकते हो कि कार्बोकैटायन बनाओगे तो भी वही आंसर आएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, और ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 रिएक्शन। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट करो, हम अगले क्वेश्चन में बढ़ने जा रहे हैं। टोटल 12 क्वेश्चन है, 5 करवा चुका हूँ, बाकी और बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस नॉन एज। तो ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया, आपने पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड पढ़ रखे होंगे, उसके अंदर ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको याद कर लेना, आ सकता है एग्जाम में। तो क्या बोला इसने, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऑटो ऑक्सीडेशन ये है रिएक्शन, ठीक है। मैं NCERT में जहाँ पे ये लिखा है मैं वो भी फोटो लगा दूँगा, आप देख लेना, ठीक है। CH3 ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म है, इसकी रिएक्शन करना है O2 विद लाइट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो बनता है कंपाउंड वो बनता है आपका फोस्गीन, क्या बनता है, फोस्गीन, जो कि होता है COCl2 और प्लस HCl निकलता है यहाँ पे, ठीक है। COCl2 प्लस HCl, आप इसको बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा, और फिर आप बैलेंस करेंगे, हाँ, तो 2 आपका यहाँ पे आएगा। तो आप बैलेंस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बैलेंस कर दोगे तो भी चलेगा। बस आपको इस कंपाउंड का नाम बताना था, जो कि है फोस्गीन। क्या है, फोस्गीन। ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपने पॉलीहेलोजन कंपाउंड के अंदर ये क्लोरोफॉर्म का जो यूज़ है ना, वहाँ पे ये वाली रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। तो आपको ये बताना था कौन सा गैस निकलती है, यही पूछा है ना, हाँ, कौन सी गैस, पॉइजनस गैस, फोस्गीन आपकी पॉइजनस गैस है। तो ये आपका फोस्गीन COCl2 यहाँ पे निकल सकता है। तो इस बार इसने फोस्गीन पूछ लिया, अगली बार क्या पता फॉर्मूला पूछ ले कि फॉर्मूला फोस्गीन का फॉर्मूला क्या है, या ये जो कंपाउंड निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या है, उस पॉइजनस गैस का फॉर्मूला क्या है, तो वो भी आपसे क्या पता इस बार पूछ ले। तो आपको लाइन बाय लाइन NCERT की रीड भी करनी है। मैं आपके लिए NCERT के लाइन बाय लाइन के भी नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। और हम लाइन बाय लाइन NCERT के MCQs क्वेश्चन भी करेंगे जब मैं आपको नीट की एग्जाम की तैयारी कराऊंगा। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फॉर्म। मतलब एल्काइल फ्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। ऑप्शन है फ्री रेडिकल, सेंडेमैयर रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, विंकल रिएक्शन। आप सभी ने पढ़ रखा है कि अगर आपको एल्काइल फ्लोराइड की बेस्ट प्रिपरेशन मेथड चाहिए तो सबसे बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड इज स्वाट्स रिएक्शन, जिसमें आप क्या करते हैं, आप करते हैं एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड लेके आप उसकी रिएक्शन AgF के साथ कराते हैं, AgF के साथ कराते हैं, और आपको मिल जाता है आपको बेस्ट प्योर एल्काइल फ्लोराइड। तो दिस अ बेस्ट वे टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड इज स्वाट्स रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। मैं इसको बोर्ड पे नहीं कराना, थ्योरी क्वेश्चन है। हाँ, अगले बढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ओके, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, द कन्वर्जन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इनटू एन एल्कीन बाय अल्कोहलिक OH इज क्लासिफाइड एज। तो आपने पढ़ रखा होगा जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हो अल्कोहलिक OH के साथ, तो ये कौन सी रिएक्शन है, बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, बताओ आप, मैं बता देता हूँ। जैसे मैं आप ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, 8 ही है ना ये,
हाँ क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, ठीक है। तो CH3 ऐसे ले, बॉन्ड लाइन से ले लेते हैं, CH3 CH2 Br, इसकी रिएक्शन आप कराओगे एल्कोहलिक OH के साथ। तो सबने पढ़ रखा है ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या होता है इसके अंदर, ये वाला जो आपका हेलोजन है मतलब ब्रोमीन जिस कार्बन पे अटैच है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ओके, अल्फा कार्बन कहते हैं। और उसके बगल वाले कार्बन को जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको बीटा कार्बन कहते हैं, ठीक है। अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा, और ब्रोमीन जो हेलोजन है जिस कार्बन पर अटैच है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो आपको क्या करना होता है इसके अंदर, अल्फा से आपको ब्रोमीन हटाना होता है, और आपको बीटा वाले कार्बन से आपको एक हाइड्रोजन हटाना होता है, बीच में डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा बनता है आपका, ये आपका बनेगा। मतलब आप यहाँ से ब्रोमीन हटा दो और यहाँ से 3 हाइड्रोजन होंगे ना इसके पास, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन हटा दो, HBr यहाँ से हटा दो, तो आपका ये डबल बॉन्ड वाला एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकाल रहे हो और हेलोजन मतलब हेलोजन निकाल रहे हो, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, हम अगले क्वेश्चन में पढ़ने जा रहे हैं, आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, 9 और 10 अभी दोबारा करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। पहले 11 क्वेश्चन नंबर देख लो, 11 क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम 9 और 10 करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको करना है 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन एल्कोहलिक OH के साथ। अभी हमने किए वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। तो मैंने आप सभी को IPSC के अंदर सिखा रखा होगा कि हमें स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना होता है, ठीक है। तो प्रोपेन बनाओ सबसे पहले, प्रोपेन 1 2 3, ये आपका प्रोपेन बन गया। बोल रहा है 2 पे क्लोरो और 1 पे फिनाइल, मतलब 1 पे फिनाइल मतलब PH लिख देता हूँ मैं, फिनाइल मतलब वही बेंजीन रिंग बनानी है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगाना है, मैं PH लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 2 क्लोरो, ठीक है, 2 पे क्लोरो, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन करानी है आपको एल्कोहलिक OH के साथ, एल्कोहलिक OH के साथ, ठीक है। तो सबको पता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। और इस अल्फा कार्बन के से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड, उसको कहते हैं बीटा कार्बन। ये वाला बीटा कार्बन इसकी, और दूसरा बीटा कार्बन ये वाला। तो इसके दो बेटा हैं इसके, ठीक है, 2 बेटे हैं, 2 बीटा कार्बन है इसके। अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, अल्फा से आपको हाइड्रोजन हटाना है और बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है। तो इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है, 2 कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी। एक बार यहाँ से बन सकता है इस वाले से, और एक बार यहाँ से बन सकता है। मैं पहले यहाँ से बनाने जा रहा हूँ, इस वाले से, मतलब मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा। तो देखो क्या बनेगा। मार्कर ना मेरा कभी अच्छा नहीं चलता, पता नहीं क्या है, या मुझे चलाना ही नहीं आता मार्कर, ठीक है। तो आपका पहला कंपाउंड ये बनेगा, पहला कंपाउंड ये बनेगा आपका, ठीक है। दूसरा देखो मैं दूसरा मार्कर बदल लेता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मार्कर के, ठीक है। तो पहला कंपाउंड ये बनेगा जब मैंने अल्फा वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया और बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और ये आपका ये बन जाता है। अब मैं यहाँ से हटाऊंगा, मतलब अल्फा वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊंगा और बीटा वाले से हाइड्रोजन बनाऊंगा, ठीक है। दूसरा कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, ठीक है। देखो दूसरा कंपाउंड कैसे बनेगा यार, अच्छा क्वेश्चन चल रहा होता है और ये मार्कर नहीं चल रहा होता ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। देखो क्या होता है, तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा यार, थोड़ा वेट कर लो। तो मार्कर नहीं चल रहा था इसलिए दोबारा मार्कर में बढ़ के लाया हूँ। तो पहला कंपाउंड ये बनेगा जब आपने अल्फा से हाइड्रोजन हटाया और बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, और दूसरा करोगे आप यहाँ से इस वाले अल्फा से कार्बन वो हाइड्रोजन हटाओगे और बीटा से हाइड्रोजन हटाओगे, तो दूसरा कार्बन कंपाउंड आपका ये बनेगा। मार्कर तो अभी नहीं चल रहा भाई साहब, ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला। तो आपको क्वेश्चन के अंदर बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो आप सब ने पढ़ रखा है मेजर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मतलब कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने का 2 तरीका है, आप उसके अल्फा चेक कर लो, मतलब एल्कीन वाले कार्बन को पकड़ लिया और उसके जो बगल में डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है, ठीक है, एल्कीन को पकड़ने के बाद पकड़ लिया और उसके डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन है उस पर H गिनने हैं आपको, H, ठीक है। तो इस पर 2 H है, ठीक है, 2 अल्फा H है, अल्फा H बोलते हैं इसको। एल्कीन की स्टेबिलिटी बता रहा हूँ क्या चेक करते हैं, इसमें पकड़ो, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पे 3 H होंगे और इस पे भी आप इसको थोड़ा सा खोलो तो ऐसा बनेगा, ये आपका इस तरह से बनेगा। तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सिर्फ इसे काउंट करो, 3 अल्फा H, ठीक है। अल्फा H किसके अंदर सबसे ज़्यादा है, इसके अंदर ज़्यादा है। तो आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला प्रोडक्ट होगा। ये एक पहला तरीका ये है एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने का। दूसरा है आपका, आप सेटजेफ रूल पढ़ के आओगे। सेटजेफ रूल ने क्या कहा था कि आप एल्कीन को पकड़ लो, पहले एल्कीन वाले ग्रुप को पकड़ो और उसके डायरेक्टली कनेक्टेड एल्काइल ग्रुप कितने हैं। तो इसमें आपका सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एक ही ग्रुप अटैच है। इसके अंदर 2 ग्रुप है, यहाँ से ग्रुप है और एक इसके अंदर बाहर यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है। तो इसके अंदर एक ही ग्रुप लगा हुआ है
एल्कीन को छोड़ के, और इसके अंदर दो ग्रुप लगे हैं ये वाले, तो जितने ज़्यादा ग्रुप लगे हुए एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतनी ज़्यादा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा एल्कीन के अंदर, तो ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। बाकी आप अल्फा एच से भी गिनोगे तो काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी आप ये भी देख सकते हो इसके अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा पाई, तो रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो तीसरा तरीका ये भी आप रेजोनेंस चेक कर सकते हो, इसके अंदर रेजोनेंस है पाई सिग्मा पाई, बट इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है पाई सिग्मा सिग्मा, रेजोनेंस नहीं है। तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर देख लो इसका है, इसका ऑप्शन क्या होगा, लैपटॉप खुल जा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 फिनाइल 1 पे फिनाइल 1 पे फिनाइल प्रोपीन 1 पे फिनाइल प्रोपीन, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बढ़ने जा रहे हैं, आप इसे नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा कायरल सेंटर है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। कायरल कार्बन पहचानने का तरीका वही है कि आप देख लो ये स्टार जिस कार्बन पे, जिस ये मतलब येलो स्टार है ना, जिस कार्बन पे लगा हुआ है ना, उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो कायरल कार्बन होगा। ठीक है, तो ये वाला स्टार इस कार्बन पे लगा हुआ है, इसकी वैलेंसी चेक करो, एक CH3 से लगा हुआ है, चलो ठीक है, दूसरा CH3 से लगा हुआ है, ठीक है, तीसरा ब्रोमीन से लगा है और चौथा हाइड्रोजन से लगा है। तो आप इसके अंदर क्या देख रहे हो, 2 ग्रुप सेम लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये कार्बन आपका कायरल नहीं होगा। कायरल कार्बन वही होता है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, तो ये आपका कायरल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी पे बढ़ो। एक चलो क्लोरीन लगा रखा है, बहुत बढ़िया, एक पे इसने लगा रखा है मिथाइल ग्रुप और एक पे इसने हाइड्रोजन लगा रखा है, बहुत बढ़िया, और एक दूसरा ग्रुप। ठीक है, तो इस कार्बन के देखो चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, इधर मिथाइल से, इधर क्लोराइड से, क्लोरीन से, इधर हाइड्रोजन से, इधर आपका CH2Br से, मतलब ये भी आपका डिफरेंट ग्रुप है। तो ये आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी भी चेक कर लेते हैं जरा। इधर देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, चलो ठीक है, दूसरा OH है, बहुत बढ़िया, तीसरा CH2OH और चौथा भी CH2OH, तो ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप सेम हो गए। फोर्थ देखो ब्रोमीन ब्रोमीन CH3 यहाँ पे भी 2 सेम और यहाँ पे भी 2 सेम, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, कायरल कार्बन पहचानने का बहुत आसान तरीका है। जब भी आप कायरल कार्बन क्वेश्चन आए तो आप देखो कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है या नहीं, अगर वैलेंसी डिफरेंट है तो वो कायरल कार्बन है। ओके, तो आप इसे नोट करो। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन फटाफट करवा देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बच गया था और 9 बच गया था, सॉरी 9 और 10 बच गया था। 9 पढ़ो। रेसेमाइजेशन अकर, रेसेमाइजेशन रेसमिक मिक्सचर किस में बनता है आपको बताओ। SN1 SN2 किसके अंदर रेसमिक मिक्सचर बनता है बताओ। आपने ये पढ़ा होगा SN1 के अंदर आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनता है और थोड़ा सा रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, तो आपका SN1 के अंदर रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक अगर आपका लेबोरेटरी होगा तो दूसरा डेक्सोलेटरी होगा, दूसरा लेबोरेटरी होगा, लेबोरेटरी क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक इन्वर्जन प्रोडक्ट भी होता है, एक आपका रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन रिटेंशन प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, तो जहाँ दोनों कंपाउंड बने, दोनों प्रोडक्ट बने, इन्वर्जन भी रिटेंशन भी, तो वो आपका रेसमिक मिक्सचर है। ठीक है, ऐसा कह नहीं सकते बट हाँ अभी के लिए कह सकते हो रेसमिक मिक्सचर होगा। ओके, तो SN2 के अंदर ऐसा नहीं होता। SN2 के अंदर आपका टोटली इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, वहाँ पे रेसमिक मिक्सचर नहीं बनता, टोटल इन्वर्जन प्रोडक्ट, कोई रिटेंशन प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब पीछे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल के अंदर, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा SN1 रिएक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला पढ़ो, अगला पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इनांशियोमर्स। तो ये तो प्रॉपर्टीज वाली आ गई, क्या लिखा है, दे हैव सेम डेंसिटी, हाँ डेंसिटी सेम होती है, इसी थ्योरी पढ़ लेना आप लोग। दे हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा, दे हैव सेम स्पेसिफिक रोटेशन, नहीं रोटेशन सेम नहीं होता। एनांशियोमर के अंदर क्या होता है, एनांशियोमर्स के अंदर प्लेन प्लोराइड लाइट होती है, प्लेन प्लोराइज्ड लाइट, उसको क्या करता है, उसको रोटेट करता है डेक्सोरोटेटरी में और लेवोरोटेटरी में। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं है। दे हैव सेम स्पेसिफिक रोटेशन, नहीं ये वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर यही होगा, इसने बोला नॉट ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी अगला पढ़ लेते हैं। दे हैव सेम केमिकल रिएक्टिविटी, हाँ रिएक्टिविटी सेम होगी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि कंपाउंड सेम है। बाकी स्पेसिफिक रोटेशन नहीं होता, एक आपका प्लस घूमता है तो एक दूसरा माइनस घूमता है, बनाया ऐसे एक डेक्सोरोटेटरी होता है, दूसरा लेवोरेटरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत होगा। ठीक है, आप इसकी थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़ लें, बाकी मैं इसके नोट्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने या इस क्लास के अंदर हमने 12 हेलोल्कीन एंड हेलोडिन्स के MCQs क्वेश्चन किए। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे आपको ये लेक्चर कैसा लगा और मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, लाइफ से रिलेटेड डाउट है या कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। बाकी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारी अपनी लाइफ की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में आ गया हूँ, मेरी प्लेसमेंट होती है या नहीं होती ये भी आपको पता चलने वाला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस चैनल से मेरे बारे में पता चलेगा, जुन्नू भैया के बारे में पता चलेगा। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और मेरे साथ जुड़ जाओ यार, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नहीं तो आप मेरे साथ, मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बना देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप ग्रुप पे आ जाओ वहाँ पे। ओके, और वहाँ पे हम मिल से पढ़ाई करते हैं, दबा के 12th बोर्ड के अंदर बढ़िया मार्क्स लेके आते हैं और
मेरी तरह DTO के अंदर या IITs के अंदर या एम्स के अंदर एडमिशन लेते हैं। अगर IIT, डॉक्टर, नीट वगैरह ये सब या DTO वगैरह जितने भी अगर आपका कॉलेज नहीं भी मिलता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उखाड़ रहा है, बड़ा से बड़ा फोड़ रहा है। ओके, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है काफ़ी डिफरेंट दौर चल रहा है, ये पुराना दौर नहीं चल रहा। टैलेंट की रिस्पेक्ट करो, टैलेंट है तो कहीं भी छा जाओगे। ओके, तो एक्चुअली ऐसे ही हम कमाल की वीडियो के साथ मिलेंगे अगली बार। बाकी मैं आपसे इस वीडियो से अब यहाँ से अलविदा लेता हूँ। या मैं थोड़ा रुक रुक के पता क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता अभी भी। कैमरा के सामने मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता। फिर भी नहीं, मैंने पिछली वीडियो से अपनी पहली वाली वीडियोस जो है मेरी सबसे पहली वीडियो, उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी सही बोल रहा हूँ आई थिंक। ओके, तो मैं आपसे इस वीडियो से अब यहाँ से अलविदा लेता हूँ पक्का वाला। ओके बाय। ओके बाय।